हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की जो साइंस जो सब्जेक्ट है, साइंस के पूरी सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं में जितने भी साइंस के चैप्टर हैं 3 भागों में हम लोग को पढ़ना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी को, जिसमें केमिस्ट्री हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज का पहला चैप्टर होगा आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप देख सकते हैं यहाँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन। आइए हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट को जान लेते हैं कि केमिस्ट्री आखिर है क्या। तो आइए केमिस्ट्री के बारे में हम कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो आपको विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए कि विज्ञान है क्या। तो हम बता दें कि विज्ञान जो है एक क्रमबद्ध ज्ञान है, यानी हम कह सकते हैं कि साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। विज्ञान के पिता कौन है? तो विज्ञान के पिता है अरस्तु। विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। ओके, आइए हम आगे देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री जो है कीमिया वर्ड से बना हुआ है। कौन सा वर्ड? कीमिया वर्ड से केमिस्ट्री बना हुआ है। कीमिया का मतलब क्या होता है? कीमिया का मतलब होता है केमिकल। कीमिया का मतलब क्या होता है आपका? केमिकल होता है। केमिकल मतलब रसायन। आइए केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है, केमिस्ट्री की परिभाषा हम देखते हैं। केमिस्ट्री की परिभाषा हम कह सकते हैं कि रसायनों के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी कि जो हम लोग रसायन पढ़ते हैं, केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं एक सेंटेंस में स्टडी ऑफ केमिकल्स इज टर्म्ड एज केमिस्ट्री। इसका दूसरा परिभाषा भी हम देख सकते हैं कि पदार्थ के अध्ययन को भी रसायन विज्ञान ही कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। तो हम इसके दोनों परिभाषाओं को देख सकते हैं। रासायनिक के अध्ययन को भी क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान ही कहा जाता है। और पदार्थ के अध्ययन को भी क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान कहा जाता है। अब बात आती है कि रसायन विज्ञान के फादर कौन है, इनके जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के फादर जो है एंटोनी लेवोजियर हैं। रसायन विज्ञान के फादर कौन है? एंटोनी लेवोजियर। एक क्वेश्चन आती है कि एंटोनी लेवोजियर के ही क्यों कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, किसी और को क्यों नहीं कहा जाता? इसके पीछे स्टूडेंट्स बहुत सारे कारण हैं। आइए उस कारण को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस कारण को समझने के लिए आइए कुछ फैक्ट को हम लोग यहाँ देखते हैं। जो ये फैक्ट है कि पहला फैक्ट ये है, हाइड्रोजन की खोज किसने? हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने की थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। लेकिन हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, लेकिन इसका नाम नहीं दिया था कि इसका क्या होता है? हाइड्रोजन नाम होगा। तो इस पदार्थ का जो नाम है हाइड्रोजन, ये भी एंटोनी लेवोजियर ने ही नाम दिया था हाइड्रोजन। हेनरी कैवेंडिश ने केवल एक पदार्थ खोजा था जिसका नाम दिया नहीं था। अब इस पदार्थ का नाम जो है एंटोनी लेवोजियर ने हाइड्रोजन दिया। अब आगे देखते हैं कि एंटोनी लेवोजियर ने और क्या किया। तो आइए एक और हम फैक्ट देखते हैं कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो ऑक्सीजन की जो खोज है वो जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो जोसेफ प्रिस्टले भी यही किए थे कि एक पदार्थ की खोज किए थे और बोले थे ये एक प्रकार का क्या है? गैस है। लेकिन ऑक्सीजन नाम जो है वो भी किसने दिया? एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। तो एंटोनी लेवोजियर ने भी हाइड्रोजन का नामकरण किया और ऑक्सीजन का नामकरण किया। ठीक है, तो आइए आगे कुछ और देखते हैं हम। एंटोनी लेवोजियर ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री में एंटोनी लेवोजियर ने 105 तत्वों का विवरण दिया है। तो ये बुक भी किसने लिखी थी? एंटोनी लेवोजियर ने लिखी थी। आप देख सकते हैं। हाँ, आगे हम देखते हैं कि दहन सिद्धांत यानी कंबसन जो थ्योरी है, ये भी किसने दिया था? ये भी एंटोनी लेवोजियर ने ही दिया था। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की एंटोनी लेवोजियर जो है इतने ने महान कार्य किया, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। आइए अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। ये जो है केमिस्ट्री के कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है रासायनिक अभिक्रिया। क्लास 10th की सिलेबस यहीं से आपकी शुरुआत होती है। और रासायनिक अभिक्रिया की हम परिभाषा देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा होती क्या है। तो आप देख सकते हैं हाँ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ
जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो आइए हम यहाँ समझते हैं, उदाहरण से इसको हम समझते हैं। तो उदाहरण में हमारा क्या है, उदाहरण में हमारा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि हाइड्रोजन एक क्या है, हाइड्रोजन एक पदार्थ है और ऑक्सीजन एक पदार्थ है, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, जल का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ परिभाषा में क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कि यहाँ हमारा दो पदार्थ, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, मिलकर, यहाँ आपको परिभाषा में दिख रहा होगा मिलकर, तो यहाँ मिलकर क्या कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं परिभाषा में कि एक से अधिक, एक बनाएगा या एक से अधिक भी बना सकता है, लेकिन एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेगा। अब इसको समझते हैं कि नए गुणधर्म वाले पदार्थ का मतलब क्या होता है। तो यानी कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी एक प्रकार का गैस है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो जल का निर्माण किए, ये जल क्या है, तो ये जल जो है द्रव है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि द्रव, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को आपने पढ़ा होगा, पांचों अवस्था को। तो जो ये हम जो परिभाषा अभी आपने देखा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कि आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो पदार्थ मिल रहे हैं, मिलकर एक या एक से अधिक, यहाँ तो अभी आप एक पदार्थ बन रहा है, आप देख रहे हैं दोनों मिलकर क्या एक पदार्थ यानी जल का निर्माण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस पे आप ध्यान दीजिए कि नए गुणधर्म वाले पदार्थ, यानी कि ध्यान रखिए कि जो पहले पदार्थ इसमें मिले हुए हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कि इसका गुण और इसका गुण जो बनने वाला पदार्थ होगा, उसका जो गुण होगा वो मैच ही नहीं करेगा। यानी कि उसका गुण जो होगा बिल्कुल दोनों से क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होगा। एक उदाहरण के सहित हम समझते हैं इसको। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कि ये A प्लस B मिलकर बनाते हैं C प्लस D, यानी कि A भी एक नई पदार्थ है, B भी एक नई पदार्थ है, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया, C और D, जो कि A और B से बिल्कुल क्या है, अलग है। यानी कि A क्या बना रहे हैं, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल आप समझ सकते हैं इस जो मैंने कहा अभी आपसे। अगर आपको फिर भी समझ में ना आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आएगी आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि जो अभिक्रिया हो गई, जैसे आप यहाँ उदाहरण में दे सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी मिलकर, यानी जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जब जल का निर्माण कर देंगे तो फिर ये एक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, यहाँ आपसे कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि जब हमने यहाँ उदाहरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके जल का निर्माण कराया, तो ऐसा ये नहीं, संभव ही नहीं है भौतिक विधि के द्वारा कि आप जल से फिर हाइड्रोजन और किसको, ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये हम फिर जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, प्राप्त भौतिक की विधि द्वारा नहीं कर सकते हैं। ओके, ये आप इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। आप ध्यान रखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसको भौतिक द्वारा उलट नहीं किया जा सकता। अर्थात हमने जो अभिक्रिया बना दिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला करके, तो फिर जल से हम फिर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं बना सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। अब ये रासायनिक अभिक्रिया की हम कुछ विशेषता देखेंगे कि ये विशेषता इसमें क्या होती है। जैसे किसी पर्सन की भी विशेषता होती है कि आप कितने लंबे हैं, आप कितने क्या हैं, गुणवान हैं, ये सब विशेषता है किसी इंसान की। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया की भी कुछ विशेषता होती है। तो इसमें पहला विशेषता ये है कि अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या कि मान लीजिए यहाँ क्या था, हाइड्रोजन एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी एक प्रकार का गैस है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, जल बनाया। तो जल बना जो ये क्या हो गया, अवस्था बदल गई। हाइड्रोजन की अवस्था क्या थी, गैस थी, ऑक्सीजन की अवस्था क्या थी, गैस थी, लेकिन जल की जो अवस्था है, जल की अवस्था क्या है, जल की अवस्था द्रव है। यानी आप देख सकते हैं कि जब क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें अवस्था की परिवर्तन भी हो सकती है। अगला विशेषता को देखते हैं, रंग में परिवर्तन। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें रंग में परिवर्तन होगा। आगे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में भी परिवर्तन होगा
और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का भी उत्सर्जन होगा। यानी कि 4 विशेषता को आप ध्यान में रखिए। 4 विशेषता क्या क्या है? तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन और क्या है? गैस का उत्सर्जन। यानी कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इन चारों में से कोई एक क्या होगा? घटित होगा। यानी कि या तो अवस्था में परिवर्तन हो जाए, या रंग में परिवर्तन हो जाए, या तापमान में परिवर्तन हो जाए, या गैस का उत्सर्जन हो जाए। आगे हम बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे जहां इन सब की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये चारों याद रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन होता है। आइए अब सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। यानी कि हमारे डेली लाइफ में कुछ भी घटना घटित हो रही है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं, इस चीज को हम लोग देखेंगे कि क्या है नहीं है। तो अब देख सकते हैं यहाँ है कि दही का जमना। यानी कि दूध से जब दही हम लोग जमाते हैं तो दूध से जो दही के जमने का प्रक्रिया है वो भी एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि दही का जमना एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। भोजन का पाचन क्या है? एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। यानी इन चारों को आप ध्यान में रखिए। इन चारों से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में क्या है? तो भोजन का पाचन जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन में आपको भौतिक परिवर्तन भी देगा, लेकिन वहां आपको रासायनिक अभिक्रिया को चूज करना होगा। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है लोहे पर जंग लगना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात आती है अभिकारक। अब अभिकारक क्या है? तो आइए देखते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। आइए इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं हम। जैसे ए और बी मिल के क्या बनाया? C+D को बनाया। तो अभी यहाँ क्या आपको बताया कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग कौन कौन ले रहा है इस रासायनिक अभिक्रिया में? ए और बी भाग ले रहा है। यानी कि ए और बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। जो आप समझिए कि जो भाग ले रहा है वो एक प्रकार का क्या है? अभिकारक है। जैसे किसी नाटक में जो लड़के भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्यकर्ता कहलाते हैं। उसी प्रकार ये जो है अभी जो रासायनिक अभिक्रिया में जो बंदे भाग लेंगे वो एक तरह से उनका नाम क्या होगा? अभिकारक होगा। ये आगे देखते हैं। अब आता है प्रतिफल या उत्पाद। इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट भी बोला जाता है, इसको रिजेक्टेंट बोला जाता है अभिकारक को। ये जो प्रतिफल उत्पाद जो है वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं? बाद बनते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। इसे भी उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो A+B मिल के क्या बनाएगा? C+D बनाएगा। तो A+B जो मिल के C+D बनाया, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में के बाद बनते हैं। यानी कि A+B तो मिल के रासायनिक अभिक्रिया हुआ, लेकिन इसमें रासायनिक अभिक्रिया को होने के बाद बना क्या? तो C+D बना। तो C+D क्या होगा? C+D आपका उत्पाद या प्रतिफल कहलाएगा। इसको हम लोग जल वाले उदाहरण से भी समझ सकते हैं। ये जल वाले उदाहरण को एक बार देख लिया जाए। देखिए यहाँ उदाहरण में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यहाँ क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक। अब अभिकारक का परिभाषा क्या होगा? कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। लेकिन मिलकर क्या बना रहा है? जल बना रहा है। तो मिलकर जो जल बना रहा है तो इसे हम उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे। उत्पाद या प्रतिफल की परिभाषा क्या होती है? जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं उन्हें उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है। इसे आप ध्यान में रखें। उत्पाद और अभिकारक और प्रतिफल जो है हमारा खत्म हुआ। आगे आइए देखते हैं। अब आगे है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण, आइए समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। हमारे चैप्टर का ही नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें क्लियर है कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में ही हमें पढ़ना है इसमें। तो रासायनिक अभिक्रिया तो हमने परिभाषा देख लिया। अब रासायनिक समीकरण की परिभाषा हम देखते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या? तो आइए देखते हैं। बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा बनने वाले पदार्थ उसके
संकेतों में निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि आप समझें कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है और जो बन रहा है, दोनों को अगर संकेत में, किसमें, संकेत यानी सिंबल में अगर हम लिख देते हैं तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया हम देख चुके हैं कि A+B मिलके C+D बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। तो ये वो क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया होगा। उसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम संकेत में लिख दें तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। रासायनिक समीकरण इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। उदाहरण में हमारा है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करना और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन भाग ले रहा है, कौन बन रहा है। तो सबसे पहले है मैग्नीशियम रिबन, यानी मैग्नीशियम रिबन एक पदार्थ है जो भाग ले रहा है। उसके बाद दूसरा है वायु, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, भाग ले रहा है और मिलकर बना रहा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, कि ये एक प्रकार रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें मैग्नीशियम रिबन और वायु क्या है, अभिकारक है। क्योंकि अभिकारक की परिभाषा क्या होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है। तो यही जो है मैग्नीशियम रिबन और वायु क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और बन क्या रहा है, अभिक्रिया के बाद बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे। अब समझिए कि रासायनिक समीकरण क्या है। इसी सेम चीज को, इतनी लंबी चीज को अगर हम संकेत में लिख दें, किस में लिख दें, संकेत में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, इसी चीज को हमने क्या लिखा, संकेत में लिखा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि Mg मैग्नीशियम रिबन, O2 यानी वायु ऑक्सीजन, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि ये जो हमने आपको ये पूरे हिंदी में जो यहाँ लिख रखा है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करना और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, इसी सेम चीज को हमने क्या किया, यहाँ संकेत में लिख दिया। तो यहाँ जो संकेत में लिखा, इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब आपको एक चीज यहाँ दिख रहा होगा कि Mg के कोष्ठ में S लिखा हुआ है, O2 के कोष्ठ में G लिखा हुआ है, MgO के कोष्ठ में S लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये हम आपको बता दें कि ये अवस्था को बताता है। किसको बताता है, अवस्था को। तो आइए कुछ अवस्था है जो हम समझ लेते हैं। जैसे S है, तो S का मतलब होता है सोलिड। क्या होता है, सोलिड होता है, सोलिड यानी ठोस। अब एक होता है G जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो G का मतलब होता है गैस। क्या होता है, G का मतलब होता है गैस। गैस मतलब गैस होता है। अब एक आता है क्या चीज, L, तो L का मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड यानी द्रव। एक होता है AQ यानी एक्वस होता है। क्या होता है, एक्वस होता है। एक्वस यानी जलीय विलयन। फिर से समझ लीजिए, एस जहां लिखा होगा समझिए सोलिड है यानी ठोस है, जी जहां लिखा होगा यानी गैस है, एल जहां लिखा होगा लिक्विड यानी द्रव है, AQ लिखा होगा यानी एक्वस यानी जलीय विलयन। ये चारों अवस्था को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ समझिए, यहाँ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम को लिखा गया है, मैग्नीशियम यानी S यानी कि मैग्नीशियम क्या है, ठोस है। O2 क्या है, G यानी गैस है। MgO क्या है, S यानी क्या है, सॉलिड है। इन चारों को आप ध्यान में रखिएगा, ये अवस्था को दर्शाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अब इसको हम रासायनिक अभिक्रिया को दूसरे उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। ये पहले भी हम देख चुके हैं। अब इसी चीज को हमने क्या किया, यहाँ नीचे इसी चीज को हमने इक्वेशन में लिख दिया, यानी कि संकेत में लिख दिया। हाइड्रोजन को हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन को हमने H2 लिखा, ऑक्सीजन को हमने क्या लिखा, O2 लिखा, और जल का हमने क्या लिखा, H2O। यानी कि इन सारी बातों को जो हमने ऊपर लिखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, सेम चीजों को हमने क्या लिखा, यहाँ नीचे संकेत में लिख दिया, यहाँ संकेत में। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण बोलेंगे। सिंपल है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और जो क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, उन चीजों को अगर हम संकेत में लिख दें तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ हम समझते हैं कि H2 में भी G लिखा हुआ है, तो G का मतलब हमने आपको बताया क्या होता है, गैस होता है। O2 एक प्रकार क्या है, गैस है। H2OL यानी क्या है, H2O यानी जल क्या है, लिक्विड है। अभी आपको पता होगा 9th क्लास में कि हाइड्रोजन का संकेत H होता है, ऑक्सीजन का O होता है। 9th क्लास में अपने क्या बोलते हैं, सूत्र को भी पढ़ा, फॉर्मूला को भी पढ़ा होगा। H2O का मतलब क्या होता है, जल होता है।
लेकिन आप यहाँ समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, सर आपने यहाँ 2 क्यों लिखा है? तो इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। वैलेंसी एक नाम की चीज होती है, यानी कि संयोजकता होती है। संयोजकता आप 9th क्लास में ही पढ़े होंगे। तो जो संयोजकता होती है उस साथ लिखा जाता है कि संयोजकता हाइड्रोजन की भी 1 होती है। 2 क्यों लिखे हैं? तो हाइड्रोजन के 2 अणु के साथ क्या होता है? जल का निर्माण होता है। इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल समझें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या करता है? जल का निर्माण करता है। सेम चीज को हमने क्या लिखा? यहाँ संकेत में लिख दिया। तो इस संकेत में लिखने से क्या हो गया? ये समीकरण हो गया। आज के लिए इतना ही रख लेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने होते हैं। रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित करते कैसे हैं असंतुलित को? असंतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इस चीज को हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक आप ये वीडियो को रिवीजन कीजिए और देखिए और खुद से नोट्स बनाइए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।